नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। और आज हम डिस्कस करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में, जिसको इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कहा जाता है। तो इसके बारे में हम समझने वाले हैं। तो एक्चुअली भारत सरकार अधिनियम से संबंध ये है कि आप ये समझिए कि जिस हिसाब से आज हमारे संविधान के तौर पर हमारे देश का शासन होता है, ठीक उसी तरीके से भारतीयों को ठीक ठाक प्रतिनिधित्व देने के लिए और भारतीयों के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए कानून में जो भी प्रावधान किए गए थे, तो उसके द्वारा एक नया अधिनियम लाया गया जिसको भारत सरकार अधिनियम 1919 कहा गया। ये अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, ठीक है। और समझने की कोशिश करेंगे कि इसके प्राविधान क्या थे या फिर इससे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सो अगर बात किया जाए तो इसमें कुछ प्रमुख तथ्य पढ़ेंगे। तो हम अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात करें, अब देखिए समझने वाली बात है, जैसे कि आज के संविधान की बात किया जाए तो इसमें प्रदेश के लिए कुछ अन्य आर्टिकल की संभावना व्यक्त की गई है, और इसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, यूनियन के लिए अलग संविधान आर्टिकल्स का प्रावधान किया गया है। ठीक इसी तरीके से उस जमाने में भी था कि जो आपका प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती थी, प्रादेशिक सरकार होती थी, उसके लिए जो चीज़ें सरकार चलाने के लिए पेश किया गया था उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो एग्जीक्यूटिव था उसको समझते हैं। आप जानते हो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, तो ये दो तरह के आपके फॉर्मेट होते थे जिस पर शासन चलना होता था। तो एग्जीक्यूटिव कैसे वहाँ काम करता था वो समझने की बात करेंगे। तो डार्की ने इसको प्रस्तुत किया था, एक बात ये समझ लो आप। और इसमें प्रशासनिक जो स्तर था वो दो था। पहला था एग्जीक्यूटिव काउंसलर होते थे, दूसरा कुछ मिनिस्टर्स होते थे आपके प्रोविंशियल स्टेट में। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल और मिनिस्टर दो अलग अलग लोग होते थे, ठीक है। इनकी अलग अलग ग्रुप होता था जिसके द्वारा ये अपना शासन देखते थे, अपने अपने क्षेत्र को देखते थे। इसमें एक गवर्नर होता था, प्रदेश का जो हेड होता था, एग्जीक्यूटिव हेड, मतलब किसी भी प्रदेश का, किसी भी प्रोविंस का जो एग्जीक्यूटिव हेड होता था उसको गवर्नर के नाम से जाना जाता था। अब इसमें सब्जेक्ट दो तरह के होते थे। जैसे आज की डेट में कुछ प्रदेश से संबंधित सब्जेक्ट होते हैं, कुछ सेंटर से संबंधित सब्जेक्ट होते हैं। जैसे आपका कंकरेंट लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है, सेंटर लिस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट होती है। मतलब कि इसमें कुछ विषय होते हैं कि कौन से क्षेत्र को कौन देखेगा। जैसे अगर मैं इसमें बात करूँ तो बिजली विभाग कौन देखता है, प्रदेश सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट। इसी तरीके से अगर बात किया जाए स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य किस में आता है, शिक्षा, ये किस लिस्ट में आता है, किस विषय में आता है। ठीक उसी प्रकार से विषय दो प्रकार में विभाजित किए गए थे। कुछ विषय जो थे वो रिजर्व लिस्ट के तौर पे जाने जाते थे, कुछ लिस्ट जो थे आपका ट्रांसफर्ड लिस्ट के तौर पे जानते थे। अब रिजर्व लिस्ट को कौन देखता था और ट्रांसफर्ड लिस्ट को कौन देखता था, ये प्रश्न तो स्वाभाविक है, आना चाहिए आपके दिमाग में। तो जो गवर्नर होता था वो रिजर्व लिस्ट जो है उसके चार्ज में होता था, उसके द्वारा किया जाता था गवर्न। तो एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल होती थी, आप जानते हो कि गवर्नर उसका सर्वे सर्वा होता था। इसीलिए कहा जा रहा है कि गवर्नर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा ही रिजर्व लिस्ट को यहाँ पे देखा जाता था। अब इसमें बहुत सी चीज़ें आती है, जैसे कि भूमि कर आता है, मतलब ज़मीन का जो टैक्स होता है, रेवेन्यू होती है, वो आपका गवर्नर के अंतर्गत आता था। लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के अंतर्गत आता था। सिंचाई, इरिगेशन जो है वो आपका गवर्नर के अंतर्गत आता था। वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो होती थी, वो भी आपका गवर्नर जनरल ही देखता था। तो ये सारी चीज़ें आपको सब्जेक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको मैंने बताया। इसी तरीके से कुछ सब्जेक्ट जो कि मिनिस्टर्स के अंडर में होता था उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो मिनिस्टर्स के अंडर में जो सब्जेक्ट होते थे उसमें ट्रांसफर्ड लिस्ट जो थे, वो चार्ज थे, वो सारे सब्जेक्ट जो थे आपका मिनिस्टर्स के अंतर्गत आते थे। अलग अलग मंत्री नियुक्त किए जाते थे अलग अलग विषय को देखने के लिए। जैसे शिक्षा व्यवस्था मिनिस्टर्स देखते थे, स्थानीय प्रशासन जो लोकल गवर्नमेंट होती थी उसका व्यवस्था कौन देखता था, मिनिस्टर देखते थे। स्वास्थ्य, टैक्स, इंडस्ट्री, लोक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर, ठीक है, धार्मिक आयोजन अगर कोई करना है, रिलीजियस कोई भी त्यौहार है, आंदोलन है, तो आयोजन है, तो उसको कौन देखता था, मिनिस्ट्री देखती थी। मतलब मिनिस्टर्स जो था, उनका समूह जो था वो देखता था। अगर लेजिस्लेटिव की बात किया जाए, मतलब कि लोगों के प्रति जो रिस्पॉन्सिबल था वो कौन था, मिनिस्टर था। मतलब कोई काम अगर नहीं होता है तो मिनिस्टर्स उसको देख रेख करेंगे। लेकिन यहीं पर जो गवर्नर था और उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसका लोगों से कोई मतलब नहीं था। ये आपको बात को समझना चाहिए। सो चुने गए लेजिस्लेटिव मेंबर द्वारा ही उसमें से मिनिस्टर्स चुने जाते थे। जैसे आज भी ऐसा ही होता है। जैसे मान लीजिए मोदी जी की कैबिनेट है, तो उसमें क्या है, उसमें 300 प्लस मिनिस्टर, 300 प्लस सदस्य हैं, मंत्री हैं, मतलब कि सदस्य हैं, लेजिस्लेटिव मेंबर 300 हो गए। अब उसमें से सबको तो मिनिस्टर या मंत्री पद दिया नहीं जा सकता। उसमें नियम बना हुआ है, संवैधानिक नियम है कि आपका 10% से अधिक जितने भी लोग होते हैं उससे अधिक मेंबर मिनिस्टर नहीं होने चाहिए, 15% नहीं होना चाहिए। तो इसी तरीके से कुछ ना कुछ क्राइटेरिया जरूर बनाया जाता है जिसके द्वारा हम कम से कम मिनिस्ट्री को रख सकते हैं। अब बात करते हैं जो एग्जीक्यूटिव होता है वो लेजिस्लेचर के लिए जिम्मेदार नहीं होता। जितने भी लेजिस्लेचर के अंतर्गत चीज़ें आती हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर जिसका हेड गवर्नर होता था वो बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होता था किसी भी लेजिस्लेचर सब्जेक्ट के लिए। अब जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और गवर्नर जनरल जो है वो आपका किस लिस्ट से बनता था, तो वो आपका रिजर्व लिस्ट के मैटर में इंटरफियर कर सकता था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या फिर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था, क्या होता था, गवर्नर जनरल ऑफ जो इंडिया होता था वो
स्टेट लिस्ट में जैसे आज क्या होता है कि केंद्र सरकार अगर चाहे तो किसी भी प्रदेश के सब्जेक्ट में इंटरफियर कर सकती है, उस पर कानून बना सकती है, उनको गाइड कर सकती है। ठीक इसी तरह इसी को क्या कहते हैं, इसी को बाई कैमरलिज्म कहते हैं। मतलब कि द्विसंघीय शासन, मतलब संघीय शासन तो है लेकिन जो दो व्यवस्था है कि मतलब प्रदेश सरकार भी रहेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी रहेगी, तो वो व्यवस्था कुछ ऐसी ही है। कहने का मतलब कि रिजर्व लिस्ट के मैटर को भी इंटरफियर किया जा सकता था। अब अगर बात करें लेजिस्लेचर की, तो लेजिस्लेचर में आपका जो प्रांतीय लेजिस्लेशन असेंबली होती थी उसकी संख्या को बढ़ा दिया गया। यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ इसमें हम प्रदेश सरकार की बात कर रहे हैं, तो 70% सदस्य जो हैं वो आपका जो लेजिस्लेचर हैं वो आपका चुन करके आते थे। कहने का मतलब है कि इनका चुनाव होता था, लोकल बॉडी के द्वारा चुनाव होता था। अब प्रदेश में जो लेजिस्लेचर असेंबली होती थी उसके जो सदस्य आते थे तो 70% सदस्यों को केवल चुना जाता था। इसमें कई चीज़ें जैसे जातिगत या क्लास के आधार पर चुनाव होते थे। जैसे मान लीजिए आज की डेट में भी यही होता है, SC ST सीट अलग होती है और कभी रिजर्व सीट आ जाती है, कभी अनरिजर्व सीट होती है। फिलहाल उसमें ज़्यादा ये देखने को मिलता था, मुस्लिम सीट अलग थी, जबकि इस तरह का कोई व्यवस्था इस समय नहीं है। ठीक है, कुछ महिलाएं वोट कर सकती थी, सभी महिलाएं वोट नहीं कर सकती थी, ये भी आपको जानना चाहिए। मतलब वोट सभी नहीं कर सकते थे। जैसे मान लीजिए वहाँ नियम तो ऐसा था कि अगर मान लीजिए कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसमें कोई हिंदू वोट नहीं कर सकता, नॉन मुस्लिम वोट नहीं कर सकता। तो कुछ ऐसे नियम भी बनाए गए थे, बड़े अटपटे नियम थे। सो गवर्नर के पास ऑर्डिनेंस लाने का वीटो होता था। अगर मान लिया किसी भी प्रदेश का गवर्नर चाहता है कि इस सब्जेक्ट में हमें बदलाव करना है या फिर इस नियम में बदलाव करना है, तो वो आसानी से ऑर्डिनेंस ला करके, जिसको आज की डेट में अध्यादेश कहते हैं, तो अध्यादेश ला करके वो उसमें बदलाव कर सकता था। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और बातों को समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप समझ लो कि जैसे कि आज के डेट में संविधान पढ़ते हो ठीक उसी तरीके से भारतीय अधिनियम पढ़ रहे हो 1919 का। तो थोड़ा सा आगे बढ़ें और प्रांतीय सरकार में लेजिस्लेशन को और समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार जो है वो उनके पास था कि हाँ बजट पर प्रश्न पूछा जा सकता था। ठीक है, थोड़ी सी आगे बात करेंगे तो 25% लोग ही वोट कर सकते थे, इसमें सभी वोट नहीं कर सकते थे। इसमें एक आपका कंडीशन थी, 75% जो बिल होता था वो नॉन वोटेबल था। मतलब कि अगर मान लीजिए 100 बिल इस साल पास होना है तो उसमें से 75 बिल ऐसे होते थे जिस पर वोटिंग नहीं होती थी, उसको डायरेक्ट पास कर दिया जाता था। ये कहीं ना कहीं ये संघ को कमज़ोर करने की विचारधारा थी। अंग्रेज पूरा अधिकार भारतीयों को नहीं देना चाहते थे, इसीलिए इतना ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं रहा। लोग इसका विरोध करते रहे। लाला लाजपत राय जब सामीन कमीशन आया था तो इसी बिल के विरोध में, इसी बिल का रिव्यू करने के लिए आया था। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको आगे चल करके देखने को मिलेगी। सो बिल दोनों ही सदनों में पास किया जा सकता था। सदन 2 बनाए गए थे और दोनों ही सदनों में इस बिल को पास किया जा सकता था। अब जैसे मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको रिजॉल्व करने की 3 प्रक्रिया थी। जैसे ज्वाइंट कमेटी बनाई जाएगी, वो आज भी कभी कभी होता है। जैसे स्टैंडिंग कमेटी होती है, ज्वाइंट कमेटी होती है, ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस बुलाया जा सकता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि एक सदन ये है, 2 सदन ये है, दूसरा सदन ये है, तो पहले सदन में कोई भी चीज़ पास हो गई, दूसरा सदन इनकार कर रहा है, तो क्या करेंगे कि ज्वाइंट कमेटी बुला लेंगे और दोनों में बात करेंगे कि आपकी क्या प्राविधान है, आप किन चीज़ों में इसमें संशोधन कराना चाहते हो। तो इसीलिए किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के 3 तरीके बनाए गए थे। तो तरीका ऐसा था कि ज्वाइंट कमेटी बनाई जाएगी, दूसरा आपका ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस बुलाया जा सकता है, तीसरा आपका ज्वाइंट सीटिंग हो सकती है, ज्वाइंट बैठक हो सकती है। इसके द्वारा आपका इसको किया जा सकता था। अब ये समझते हैं कि इस संविधान के अंतर्गत गवर्नर जनरल के पास कौन कौन से अधिकार होते थे। किसी बिल पर गवर्नर जनरल की सहमति जरूरी होती थी। ये ठीक उसी तरीके से जैसे कि राष्ट्रपति आज के डेट में होता है, तो ठीक उसी तरीके से गवर्नर जनरल के पास भी अधिकार था कि यदि वो बिल पर साइन नहीं करता है तो कोई भी बिल पास नहीं हो सकता था। मतलब कि वह किसी बिल को बिना सहमति के पास कर सकता था। अगर मान लीजिए उसको लगता है कि कोई भी बिल बहुत ज़रूरी है तो वो बिना काउंसिल के निर्णय के आधार पर ही वो आपका बिल को पास कर सकता था, जो कि आज के डेट में राष्ट्रपति के पास ये अधिकार नहीं है। कोई भी बिल अगर ऑर्डिनेंस जो है वो आपका कोई एक्ट बनना चाहता है, कोई भी बिल जो संसद में पेश हुआ, जैसे मान लीजिए CAA है, तो अगर CAA को बिल बनना हुआ, बिल से एक्ट बनना हुआ, तो उसके लिए क्या होता है, उसका प्रोसेस होता है कि राज्यसभा में डिस्कशन होगा, लोकसभा में डिस्कशन होगा, वहाँ से पारित होगा, पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसको इनकार कर सकता है या फिर उसको सबमिट करा सकता है, उसको ठीक कर सकता है। इसमें ऐसा नहीं था। इसमें अगर मान लीजिए संसद इनकार भी करती है और अगर गवर्नर जनरल चाह लेता है तो वो उस बिल को पारित कर सकता था। तो इस तरीके की आप चीज़ें थी। किसी भी बिल को रोक सकता था, मतलब जब तक चाहे तब तक रोक सकता है। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए कोई संसद बिल पास करता है और राष्ट्रपति के पास गया, तो राष्ट्रपति ने अगर वापस भेज दिया तो उसको दोबारा अगर जाएगा तो उसको करना ही पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं राष्ट्रपति की जो है वो आपका लिमिटेशन है, लेकिन गवर्नर जनरल के पास ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं थी। किसी भी प्रश्न को पूछने से मना कर सकता था। जैसे मान लीजिए कि गवर्नर जनरल को जवाब देना हुआ कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, या फिर क्योंकि वो संसद का हेड होता था। जैसे आज कई चीज़ें उसमें मिली होती थी। जैसे कि मान लीजिए कि आज के डेट में जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो क्या उसका जवाब देना उचित है। तो इस गवर्नर जनरल के पास अधिकार था कि वो जवाब नहीं भी देगा तो चल जाएगा। अब इसमें ये समझते हैं कि अगर मान लीजिए कोई बिल पास हो रहा है तो उसमें वोट कौन कौन कर सकता था, या फिर ये समझा जाए कि कोई भी मेंबर सदस्य जो है आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल या लेजिस्लेटिव काउंसिल में चुन करके आ रहा है। जैसे मैंने बताया कि 70% लोग चुन करके आते थे, तो उनके लिए क्या तरीका था, क्या वो सभी के द्वारा वोट के द्वारा आते थे या कैसे होता था, समझते हैं। वोटर वही बन सकता था जो रुपया 3000 टैक्स पे करता हो। मतलब कि ऐसे लोग जो कि 3000 रुपये पर ईयर सरकार को टैक्स पे करते हैं वही एलिजिबल है वोट देने के लिए। उन्हें लेजिस्लेटिव काउंसिल का अनुभव होना चाहिए, उन्हें LC जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में पता होना चाहिए, उनका अनुभव होना चाहिए। किसी यूनिवर्सिटी का अगर सीनेट है,
सीनेट का सदस्य है तो वो उसमें क्या करता है कि वोटिंग कर सकता था। किसी सरकारी पद पर अगर वो होता है, मान लीजिए सरकार में सेवा दे रहा है, तो वो वोटिंग कर सकता था। अब बात करते हैं इंडियन काउंसिल की। इस मतलब 1919 के नियम के अनुसार इंडियन काउंसिल बनाई गई थी। इस इंडियन काउंसिल में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के काउंसिल में 8 से लेकर के 12 सदस्य जो थे वो आपका यहाँ पे होते थे। मतलब ये सदस्य वैरी करते थे, कभी 8 हो जाते थे, कभी 9, कभी 10, कभी 11, कभी 12। तो मतलब इतना रेंज होनी चाहिए थी, ये आपका जरूरी था। इसमें से अगर मान लीजिए मैं इसको मान लूँ कि 12 सदस्य हैं, तो 12 सदस्य का आधा कितना होता है, 6 सदस्य। तो इसमें यह था कि 10 साल भारतीय समाज में अगर कोई किसी को काम करने का अनुभव है, वो आपका भारतीय भी हो सकता है, वो आपका एंग्लो इंडियन भी हो सकता है। अगर उसको 10 साल का अनुभव है भारतीय समाज में काम करने का, तो आधे 6 मेंबर तो ऐसे ही नियुक्त किए जाते थे। ठीक है। और बाकी 6 मेंबर कैसे होते थे, गवर्नर जनरल की अनुशंसा के अनुसार या फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भेजे जाते थे। तो वो सारे प्रोसेस होते थे। और इनकी जो सैलरी थी, इंडियन काउंसिल के जो सदस्य थे, उनकी सैलरी को ₹1000 से बढ़ा करके ₹2000 पर मंथ कर दिया गया। ठीक है, बहुत बड़ी सैलरी होती है। आज के डेट में अगर बात करूँ तो लाखों सैलरी होती है। 3 भारतीय सदस्य भी इसमें शामिल किए गए। मैंने जैसे बताया कि 10 साल का अगर भारतीय समाज में काम करने का अनुभव है किसी को, तो वो सदस्य बन सकता था। तो इसमें आपका एंग्लो इंडियन भी हो सकते थे, इसमें कुछ भारतीय भी हो सकते थे। इसीलिए इंडियन काउंसिल में 3 भारतीयों को भी शामिल किया गया था। अब ये समझते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में देखने को मिलता है, तो उसके सैलेंट फीचर्स को समझते हैं तो हमको क्या समझ में आता है कि पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया। ऐसा नहीं है कि पहली बार सिविल सर्वेंट बने थे, इससे पहले भी लोग सिविल सर्वेंट बनते थे, भारतीय मूल के लोग भी। लेकिन पहली बार भारत में सिविल सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया। मतलब कि मान लीजिए कि लोग सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, लोग प्रशासनिक पद पर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए कमीशन का गठन किया गया जो उनकी नियुक्ति करता था, अनुशंसा करता था। 10 साल बाद स्टैट्यूटरी कमीशन सरकारी कामकाज का स्टडी करने के लिए बनाया जाएगा। इसी के अनुसार जो आपका 1919 में जो कमेटी बनी थी, मतलब जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था, उसके कामों का देखरेख करने के लिए, उसके कामों की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन को 1927 में भारत भेजा गया था। ठीक है। इसी तरीके से लंदन में भी एक कमीशन बनाया गया था। तो मतलब ये 2 तरीका था। आप जानते हो कि साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ क्योंकि जो रिव्यू करने आ रहा है संविधान का, उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ये एक प्रमुख कारण था विरोध करने का। उसमें लाला लाजपत राय लाठीचार्ज में घायल भी हुए थे, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हो। अब मेरिट्स की बात करते हैं कि 1919 का जो ये एक्ट है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसके मेरिट्स मतलब कुछ लाभ या फिर कुछ अच्छी बातों को समझते हैं। तो डार्ची ने जो कहा था रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना रहे हैं हम, इसका कॉन्सेप्ट लाएंगे। ठीक है। तो डार्ची का कहना था कि हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फेडरल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट ये लेकर के आए विद यूनिटरी बायस। कहने का मतलब है जैसे कि इन्होंने प्रदेश सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट 2 अलग अलग व्यवस्था के साथ फेडरल स्ट्रक्चर का गवर्नमेंट लाने की कोशिश की। भारतीयों का प्रतिनिधित्व भी बढ़ाया गया, रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ाया गया भारतीयों का। जैसे मजदूर संघ हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, ऐसे विभाग भी बनाए गए। ठीक है। और इसमें भारतीयों के प्रतिनिधित्व को भी बढ़ाया गया। पहली बार चुनाव हुए जिसमें नेता चुन करके आए। मतलब अगर मिनिस्टर्स का चुनाव की बात किया जाए, जैसा मैंने पहले बताया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मिनिस्टर्स होते थे, उनका जो चुनाव हुआ, उस चुनाव के अंतर्गत 70% लोगों को चुन करके भेजती थी जनता। अब कौन वोट दे सकता था, इसका जवाब मैंने अभी भी दिया है। इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो कई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब अगर बात किया जाए, जैसे मान लीजिए भारतीय महिलाएं जो हैं, उनको वोट देने का अधिकार भी प्राप्त हुआ। मतलब ऐसी सभी महिलाओं को तो नहीं, लेकिन कुछ महिलाओं को, भारतीय महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार प्राप्त हुआ। इससे पहले कभी भी इतिहास में भारतीयों को कभी महिलाओं को वोट देने का अधिकार अंग्रेजों के द्वारा नहीं दिया गया था। इतने चार्टर्ड एक्ट आए, इतने मतलब कि 1858 का जो आपका नियम आया और बहुत सी चीज़ें आई, बिट्स इंडिया एक्ट आया, लेकिन कभी ऐसा अधिकार नहीं मिला था। सो अब समझते हैं लिमिटेशंस। ठीक है, लिमिटेशंस क्या क्या थे। एक्ट जो था वो कम्युनल प्रतिनिधित्व को बढ़ाने वाला था। मतलब उसने हिंदू मुस्लिम एकता पर चोट की, क्योंकि उनका पहले से कॉन्सेप्ट रहा है फूट डालो शासन करो, जिसका दंश आज तक भारत और पाकिस्तान जैसे देश कम्युनल वे में डिवाइड होकर के झेल रहे हैं। ठीक है, तो ये उनका कॉन्सेप्ट था जो कि आज तक उससे पार नहीं पा पाए। सो सेकंड बात थी, यह कॉमन मैन में को शामिल नहीं किया गया। इसमें वही लोग शामिल होते थे। जैसे वोट देने का अधिकार किसको था, जो किसी सरकारी नौकरी में हो, जो 2000 से 3000 रुपये कमाता हो या टैक्स भरता हो। तो भाई ये बहुत सिंपल बात नहीं है, हर आदमी इतना नहीं कमाता था भारत में। तो सभी जो है आपका कॉमन मैन इसमें वोटिंग नहीं कर सकता था। तो गवर्नर जनरल व गवर्नर के पास अधिक अधिकार अभी भी रखे गए। जैसा मैंने पहले भी बताया कि अगर वो चाहे तो किसी भी एक्ट को बना सकता है, अगर वो चाहे तो किसी भी एक्ट पर साइन करके उसको हटा सकता है या खराब कर सकता है। तो कुल मिला के गवर्नर और गवर्नर जनरल के पास, दोनों के पास अधिक अधिकार थे। मतलब प्रदेश में गवर्नर के पास और सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो गवर्नर जनरल के पास अधिक अधिकार अभी भी थे। अगर सीट अलॉटमेंट की बात किया जाए तो पॉपुलेशन के आधार पर नहीं किया गया। जैसे आज के डेट में संसदीय क्षेत्र जो बनाए जाते हैं तो वो पॉपुलेशन के बेसिस पे बनाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया गया। इसमें जो पॉपुलेशन के आधार को नहीं बनाया गया। रॉलेट एक्ट 1919 लाया गया। और रॉलेट एक्ट जो था कि जो आंदोलन समाप्त करने वाला बना। ठीक है, रॉलेट एक्ट 1919 के बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आप समझ सकते हो। ठीक है, इसमें यह था कि कई भारतीय जो एलसी मेंबर थे उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन फिर भी रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया गया।
आप जलियांवाला बाग जानते हो, जलियांवाला बाग कांड, इसमें यही हुआ था कि रोलेट एक्ट के तहत उसमें ये था कि अगर मान लीजिए अंग्रेज अधिकारियों को कभी ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था खराब हो रही है तो वो बिना किसी से पूछे गोली चला सकते हैं, बिना किसी से पूछे गिरफ्तार कर सकते हैं, बिना किसी से पूछे ट्रायल के बिना उस पर क्या कर सकते हैं, उसको फांसी चढ़ा सकते हैं। तो ये खतरनाक एक्ट था जिसको बिना किसी लेजिस्लेटिव मेंबर्स के विरोध के बावजूद इसको पारित कर दिया गया। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्यों सफल नहीं हुआ, उसके पीछे के प्रमुख कारण थे। ठीक है, तो इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।